बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने सेंटर्स वगैरह को जाना था अच्छे से। एक ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, तो कहाँ कहाँ लाई करता है पॉइंट उनका। तो वो सारी चीज़ें हमने पिछले टर्म पे अच्छे से डिस्कस की थी। आज हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा और जानेंगे। मीन्स कहने का ये है, मतलब जब हमने सेंटर्स देखे थे उन सेंटर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंड राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा, ट्रायंगल्स तो बहुत तरीके के होते हैं, तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स में क्यों? क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत ही मतलब ज़रूरी ट्रायंगल्स हैं हमारे जो सिलेबस में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वे में आज से ये पूछ लेता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड वगैरह कहाँ लाई करेगा। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट दो ट्रायंगल्स हैं, तो इनके आज हम लोग देखेंगे कि इनके सेंटर्स कहाँ लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लें इक्विलेटरल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। दिस इज नॉन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसका सेंट्रॉइड निकलवा जाए तो सेंट्रॉइड तो मुझे मालूम है कि इनसाइड द सर्किल होता है, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो। लेकिन हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मीडियन डालेंगे। तो देखिए BC को हाफ करना होगा, तो ये दिस मैं L मान ले रहा हूँ, ऐसे ही B से M मान ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं C से इसे N मान रहा हूँ। तो AL इज द मीडियन। तो सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड वो होती है जो मीडियन से मिलके बने। तो मीडियन से मिलके जो पॉइंट मिले वो सेंट्रॉइड है। तो मैंने AL एक मीडियन डाली जिसने BL और LC को बराबर डिवाइड करा। ऐसी मैंने BM एक मीडियन डाली जिसने AM और MC को बराबर में डिवाइड करा। ऐसी मैंने CN मीडियन डाली तो AN और BN को बराबर में डिवाइड करा। तो ये तो निकाल लिया मैंने किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। क्या है ये? सेंट्रॉइड। अच्छा, अगर बात करी जाए इसके ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा? एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप याद रखें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर द मीडियन इज आल्सो नोन एज एल्टीट्यूड बिकॉज इस लाइन ने AL, BL और LC को बराबर तो बांटा ही बांटा है, लेकिन साथ साथ इसने यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल बनाया है। ये 90 डिग्री का एंगल कैसे है वो आपको ऐसे जानना पड़ेगा। आप अलग अलग दो ट्रायंगल बनाइए, ABL और एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं ACL। तो AB इज इक्वल टू AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। AL कॉमन, और मैंने कहा कि BL और LC बराबर है क्योंकि ये मीडियन है। तो ये तीनों लाइनें आपस में बराबर, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट या करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो ALB, यानी अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल ALC, तो इसमें AB और AC बराबर है, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AL जो है कॉमन है, AL कॉमन हो गई। अब BL और LC आपस में बराबर है क्योंकि मैंने अभी कहा है कि AL एक मीडियन है। तो AL एक मीडियन है, तो इसलिए BL और LC बराबर हो गए। BL LC या LB या LC कहने बात एक ही है, LB या LC दोनों आपस में बराबर है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यानी कि ट्रायंगल ALB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ALC। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ अगर ये एंगल इक्वल है, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग पेयर, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई CP
पढ़ा है ना ट्राइंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा था हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स का, तब ये वाली बात जानी थी कि बाई CPCT हम लिख सकते हैं कि एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल ALC, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ALB और ALC आपस में बराबर हो गए। तो अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल सेम, और जब ये एंगल और ये एंगल सेम तो टोटल सम 180, तो ये भी x तो ये भी x, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा ये 90 आ गया, तो ये भी 90 होगा, तो दिस मीन्स 90 ये भी है 90 ये भी है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मीडियन है AL, दिस इज आल्सो नोन एज एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है तो 90 डिग्री बना रहा हो, तो BC पे AL हमारा 90 डिग्री भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90, जैसे अभी हमने ABL लिया है, ALC लिया है, अब अगर मैं ऐसे ले लेता ACN और ANC ले लेता और BNC ले लेता, तो फिर मेरा ये एंगल 90 आ जाएगा। इसी तरह मैं AMB ले लेता और CMB ले लेता, तो ये 90 आ जाता, नो प्रॉब्लम, तरीका यही रहता। तो अब क्या समझ आया कि CN इज आल्सो परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड है, BM इज आल्सो एल्टीट्यूड एंड AL इज आल्सो एल्टीट्यूड। तो अभी एल्टीट्यूड से मिलने वाला भी पॉइंट इसका मतलब नहीं आएगा, तो दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्थोसेंटर। तो ये भी हमारा सेंट्रोइड भी था और ऑर्थोसेंटर भी है, यही पॉइंट। बस फर्क क्या है, उस वक्त मैं AL को मीडियन मान रहा था तो मैंने सेंट्रोइड कहा था, इस वक्त मैं AL और CN और BM को एल्टीट्यूड मान रहा हूँ, इसलिए मैं ऑर्थोसेंटर कह रहा हूँ। उस वक्त मैं इन तीनों लाइनों को BM, CN और AL को मीडियन मान रहा था, तो मैं सेंट्रोइड कह रहा था। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब AL किसी लाइन पे गिर भी रही है, उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, तो हम कह सकते हैं कि AL इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कह सकते हैं नहीं कह सकते कि इसने AL ने BL और LC को दोनों को आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है और ALB और ALC 90 डिग्री भी बना रहा है। तो AL इज एल्टीट्यूड एंड AL इज मीडियन, दोनों हैं। अभी हमने बताया था सेंट्रोइड और ऑर्थोसेंटर के मसले में कि AL दोनों है, एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। तो मीडियन का काम होता है दो को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना, और एल्टीट्यूड का काम होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना किसी लाइन पर। तो इसका मतलब ये दोनों कर रहा है, तो ये दोनों काम कर रहा है, मतलब इस लाइन में दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो ये लाइन दोनों प्रॉपर्टी रखती होगी। तो इसलिए अब मैं AL को कह सकता हूँ इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलरली गिर के इसे बाइसेक्ट कर रही है। तो अब ये AL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, CN भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सिमिलरली BM भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट क्या कहलाता है बताओ फटाफट? सर्कमसेंटर। तो मैं अब इसे सर्कमसेंटर भी कह सकता हूँ, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ यार, पूरी बताओ। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है यानी 90 डिग्री भी है, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है, तो बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उम्मीद है मेरी बात समझ आए। ये हमारा सर्कमसेंटर भी हो गया। अब लास्ट है हमारा इनसेंटर। अब इनसेंटर देखो कैसे देखेंगे, इनसेंटर हम कैसे देखेंगे। मैं इनसेंटर होता क्या पहले बोलता हूँ बढ़िया से, द पॉइंट विच, जो पॉइंट हमें मिलेगा किससे, एंगल बाइसेक्टर से ट्राइंगल के, वो इनसेंटर कहलाएगा ना। चलो देखो, क्या BM, क्या AL, क्या CN एंगल बाइसेक्टर नहीं है? आप कहोगे कैसे? चलो प्रूफ कर देता हूँ मैं फिर से। ट्राइंगल ALB एंड ट्राइंगल ALC, अभी इन्हें कॉन्ग्रुएंट लिया था नहीं लिया था कॉन्ग्रुएंट, इन्हें कॉन्ग्रुएंट लिया था ना, ALB और ALC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना मैंने। ठीक, तो मैं वो दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ट्राइंगल ALB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ALC। एनी प्रॉब्लम? नॉट। तो फिर बाई CPCT, उस वक्त मुझे ये वाली बात प्रूफ करनी थी, तो मैंने ALB और ALC एंगल लिया था। अब मुझे
ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ करना है, तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर होगी, तभी तो ये वाली लाइन इन इस एंगल को पूरे हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, मीन्स BAL इज इक्वल टू CAL होगा। ठीक है, अब देखो बाई CBC BAL, तो एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल CAL। देखिए देखो मैंने तरीके से लिया है, पहले लास्ट वाला पॉइंट लिया है ट्राइंगल का, तो लास्ट वाला पॉइंट, फिर पहले वाला, फिर बीच वाला, इसी तरह मैंने इसमें लिया है CAL। आप ये नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, किसी भी कॉन्ग्रुएंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अगर किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो कोई सा भी एंगल किसी भी एंगल की इक्वल कर दो, नहीं, जिस सीक्वेंस में आपने पहले ट्राइंगल से एंगल लिया होगा उसी सीक्वेंस में लेना होता है दूसरे से। आप ये नहीं कर सकते एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल LAC कर दें ना। अगर आपने पहले B लास्ट पॉइंट है तो यहाँ का भी लास्ट पॉइंट होगा, अगर आपके यहाँ A फर्स्ट पॉइंट इज द मिड पॉइंट, तो आपको A यहाँ भी मिड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट में लेना पड़ेगा, और मिड वाला लास्ट में लिया है आपने इधर L, इसी तरह मिड वाला यहाँ भी लास्ट में लेना पड़ेगा, तो तभी तो कहेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आगे एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल CAL, तो आप हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब AL इज आल्सो नोन एज एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली CM, सिमिलरली BM आर द बाइसेक्टर ऑफ, आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो भाई ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ले लेते ANC और BNC, तो ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाता। इसी तरह अगर हम ट्राइंगल ले लेते कौन सा वाला, ये ले लिए, ये ले लिए, ये वाला ले लेते AMB और CMB, तो हमारा ये वाला, ये वाली जो लाइन है ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाती है। तब ये तीनों लाइनें एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही हैं। तो अब दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज इंसेंटर। तो अब ये पॉइंट सेंट्रॉइड भी, ये पॉइंट ऑर्थोसेंटर भी है, ये पॉइंट सर्कमसेंटर भी है, और यही पॉइंट इनसेंटर भी है। तो हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पता लगा ना कि स्पेशल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इसके सब सारे पॉइंट एक ही पॉइंट है, बस नाम अलग अलग है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर चाहे सेंट्रॉइड हो, चाहे सर्कमसेंटर हो, चाहे ऑर्थोसेंटर हो, चाहे इनसेंटर हो, चारों सेंटर एक ही पॉइंट होते हैं, एक ही पॉइंट होते हैं। मीन्स जो सेंट्रॉइड है वही ऑर्थोसेंटर होगा, वही सर्कमसेंटर होगा, वही इनसेंटर होगा। ठीक, अच्छा, तो अब पता कैसे लगेगा कब सेंट्रॉइड है, कब ऑर्थोसेंटर है, कब सर्कमसेंटर है, कब इनसेंटर है? तो ये बात हम बता चुके हैं। अगर हमने बात माना कि AL इज द मीडियम, CN इज द मीडियम, BM इज द मीडियम, तो अब मीडियम से मिलने वाले पॉइंट के हिसाब से हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। अगर मैंने उसे एल्टीट्यूड मान के करा है तो ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। अगर मैंने इन लाइनों को AL, CN और BM को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान के देखा है तो सर्कमसेंटर बोलेंगे, और इन लाइनों को ही अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर मान के करा है तो मैं इन्हें इनसेंटर बोलूँगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। आ गई समझ? चलो भैया, अगर ये वाली बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात है। हाँ, मैंने दूसरा क्या बताया था, अब समझ में आया ना कि ये वाला ट्राइंगल क्यों दिया, इसमें ये स्पेशलिटी है कि सारे पॉइंट एक ही जगह मिलते हैं। अच्छा, दूसरा मैं जो ट्राइंगल की बात कर रहा था वो दिस इज नॉन एज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल इस ट्राइंगल में भाई अब देखिए इस ट्राइंगल में सबसे पहले सेंट्रॉइड देखते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियम। AC को इसमें बांटा, मान लीजिए इस लाइन में AC को इक्वल पार्ट में बांटा, BL, इस लाइन को इसमें बांटा BM में, इस लाइन को इसमें बांटा। तो ये वाली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना आप लोगों को कि ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड के अंदर मीन्स हम ये बोले कि मीडियन और एल्टीट्यूड डालने के लिए ट्राइंगल में तो वो वर्टिसेस से ही टच हो रहेंगे। जैसे AM मीडियन है तो वो A वर्टिसेस से टच हो रहा है, BL मीडियन है तो B वर्टिसेस से टच हो रहा है ट्राइंगल की।
सी एन मीडियन है तो सी वर्टिसेस से टच हो रहा है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की वर्टिसेस से टच हो रहा होगा कब, जब हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलरली डाल रहे हैं और मीडियन डाल रहे हैं तब। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हैं तो भैया जाहिर सी बात है टच हो रहा होगा पॉइंट, तभी तो बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो पॉइंट टच होना ज़रूरी है कब, सेंट्रॉइड में यानी मीडियन बनाते टाइम और एल्टीट्यूड बनाते टाइम। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो टच हो गई, तो एंगल यही है, एंगल यही है, एंगल यही है। चलो हाँ, मेन बात हम ये कर रहे थे, तो दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंट्रॉइड। क्यों सेंट्रॉइड है? क्योंकि ए एन ने इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, सी एन ने इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, लग नहीं रहा है तो मान लो है करा, बी एल ने ए एल और एल सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो ए एन बी एल और सी एन इज नॉन एज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, तो इसे हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। अच्छा, ऑर्थोसेंटर ये मैंने बता ही दिया था ऑर्थोसेंटर के अंदर कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थोसेंटर लाई ऑन दी सरफेस ऑफ द ट्राइंगल। कहाँ पे? जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। जिस जगह पे 90 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज नॉन एज ऑर्थोसेंटर। क्यों होगा ऑर्थोसेंटर? देखो लो, दोबारा देख लो चाहे, ए बी सी। अच्छा, मैंने क्या बताया था, मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं? वर्टिसेस को टच कर देता है। अब मैं ए से 90 डिग्री डालूंगा ना, तभी तो बी सी पे 90 डिग्री एल्टीट्यूड बनेगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यही 90 डिग्री होगा। ऐसे सी पॉइंट से डालूंगा तो ऑटोमेटिकली यही 90 डिग्री होगा। और वही बात ए और सी दोनों एक्यूट एंगल है, तो बी से मैं डालूंगा तो इनके बीच में आएगा। तो बीच में आने का मतलब ज़रूरी नहीं है बीच में आएगा, मैं कह रहा हूँ कि बी से मैंने पॉइंट डाला इस पर 90 डिग्री, बी से पॉइंट डाला मैंने 90 डिग्री, तो अब बी से मैंने ये पॉइंट डाला है तो ये मैंने नाम दे दिया इसे बी एल। तो अब देखिए, तो दिस पॉइंट इज नॉन एज, तीनों लाइनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस वक्त तो मेरी बी सी ट्राइंगल की लाइन नहीं है, एल्टीट्यूड है। इस वक्त मेरी ए बी ट्राइंगल की लाइन नहीं है, एल्टीट्यूड है, और बी एल भी मेरी एक एल्टीट्यूड है। तो ये पॉइंट जो मुझे मिला, दिस इज नॉन एज ऑर्थोसेंटर। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड तो ट्राइंगल के अंदर मिला, लेकिन ऑर्थोसेंटर का मिला बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की बाउंड्री पर मिला। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही होगी, वजह से दिस टाइप का ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैंने यहाँ से 90 डिग्री डालूंगा सपोज यहाँ, तो इसमें ये इक्वल पार्ट लग रहा है आपको, मतलब ए बी सी, ए और सी को बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो आपकी ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये ऑर्थोसेंटर होगा। तो ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा? बाउंड्री पे होगा, और सेंट्रॉइड कहाँ होगा? इनसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, अब बात करें जरा सर्कमसेंटर की। तो सर्कमसेंटर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्कमसेंटर के लिए क्या करते हैं बताओ? सर्कमसेंटर के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो देखिए ये ट्राइंगल, अब मैं इस पॉइंट से ए बी सी, ठीक है। अच्छा, बी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूँ, मान लीजिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये डाला, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। अब ए का ये पॉइंट है, तो ए से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया, ठीक है। अब ए मतलब ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये, तो अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट दोबारा बताते हैं। चलिए अब आप मेरे साथ हैं, जैसे दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका मुझे सर्कमसेंटर निकालना है। तो सर फटाफट देखिए कि किधर से कहाँ से कैसे निकलेगा सर्कमसेंटर इसका। मतलब अब आप पहले खुद डालिए, फिर मैं अभी डालता हूँ 1 सेकंड में।
आप क्या डालेंगे, आप डालिए BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरह AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फटाफट चेक करिए फटाफट कैसे आएगा, देखिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कैसे हो। तो मैंने क्या बनाया था, देखो मान लीजिए BC का ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस AC मैंने AB का माना दिस, और मैंने जो AC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करना हो। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट पे BC मतलब बेस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा होगा, नाम दे दे रहा हूँ L, और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा होगा, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही करा मैंने, तो जहाँ गया इसे मैंने M नाम दे दिया M, और उसके बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो गया उसे मैंने नाम दे दिया L। तो दिस पॉइंट इज आल्सो नॉन एज द बाइसेक्टर ऑफ AC। ठीक, ये वाली बात याद रखना हमेशा। कैसे है तो इसका प्रूफ आगे ज्योमेट्री के अंदर है। अभी हमें क्या याद रखना है, जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, इसी तरह हमने परपेंडिकुलर का ही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, तो वो हाइपोटेन्यूज पे जिस जगह मीट करे इस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, यानी A और OC बराबर है। तो अब मैंने O से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा दिस पॉइंट, तो देखो भाई, तो O से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला, O से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या होगा, O से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, आपका जो पॉइंट मिलेगा, परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप मान लीजिए इस लाइन का परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। ये डार्क हो गया थोड़ा, इसे हल्का करते हैं, इसे हल्का करते हैं, जैसे अब आपने इसका 90 डिग्री डाला, तो इसका 90 डिग्री करीब यूँ आएगा, 90 ये इसका 90 डिग्री आएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री आया। तो एक लाइन ये हो गई, इसका 90 डिग्री ये है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ऐसे इसका। तो तीनों पॉइंट मुझे कहाँ मिले, हाइपोटेन्यूज पे। तो ट्राइंगल ABC अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो पॉइंट होगा हाइपोटेन्यूज पे, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, दिस इज नॉन एज सर्कम सेंटर। ये मेरा सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, सर्कम सेंटर कहलाएगा। समझ में आ रहा है, सर्कम सेंटर क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले हैं। कहाँ मिलेंगे, हाइपोटेन्यूज पे मिलेंगे। तो वो कैसे, एक बार और समझो, एक बार और समझो बना। जैसे ABC ट्राइंगल, मैंने AC का ये मिला मुझे पॉइंट हाफ, इससे मैंने परपेंडिकुलर ही डाला, तो इसका परपेंडिकुलर यूँ आया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया, इसका थोड़ा और क्लियर होगा, यूँ आया, ठीक है। तो ये मेरा मान लीजिए एक लाइन है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ L। L इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ AC मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो वो यूँ गया, AC मैंने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो वो यूँ आया। तो ये पॉइंट मुझे हाइपोटेन्यूज पे मिला। तो क्या बात समझ आ रही है, वो बात ये समझ आ रही है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो जिस पॉइंट पे वो मिल रहे होंगे हाइपोटेन्यूज पे, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रही है ना बात। मीन्स अगर मैं खाली ये बनाऊँ कि इसका बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जिस पॉइंट में मिले वो क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। अब इस मिड पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ही डाल दूँ, तो इस मिड पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया AC का।
तो इसका मतलब तीनों पॉइंट मुझे हाइपोटेन्यूज पे मिले, तो हाइपोटेन्यूज पे मेरा सर्कम सेंटर मिलेगा। तो क्या बात समझ आई? सेंट्रॉइड इनसाइड द राइट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर बाउंड्री ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, और कहाँ पे? जहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा होगा उस पॉइंट पे, यानी पी पॉइंट। और जो मेरा क्या सर्कम सेंटर है वो कहाँ मिलेगा मुझे? हाइपोटेन्यूज पर। कहाँ मिल रहा? हाइपोटेन्यूज पर मिल रहा। चलो ठीक है, अब देखो आगे ये वाली बात समझ आई? सर्कम सेंटर कहाँ मिलेगा? हाइपोटेन्यूज पर। अच्छा, अब इन सेंटर की बात है। अब किसकी बात है? इन सेंटर की बात। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने करा दिस, इस एंगल का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा दिस, इस एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा दिस। ठीक है, अगर मैंने, आप खुद देखिए, ये ट्राइंगल मेरा है, राइट एंगल का, सबका एंगल बाइसेक्टर करा ए बी सी का, तो देखो ये 45 हो गया, 90 की वजह से ये 45 हो गया। अच्छा, ये 45 एंगल हो गया, ये ए बी एक लाइन है, बी ए सी एक लाइन है, बी सी कॉमन हो गई। अच्छा, तो ये मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी। तो एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा? इनसाइड द सर्कल। तो यानी एंगल बाइसेक्टर से पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो इन सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? इनसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, तो ये वाली बात समझ आई? कैसे? क्योंकि देखो ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर, ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर और बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर मुझे ट्राइंगल के अंदर ही मिल रहा है, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, वही पॉइंट इन सेंटर है। ठीक है, मिल गया इन सेंटर। तो अब कंक्लूजन क्या निकला हमारी थ्योरी, हमारे इस सब बातों का? वो ये निकला कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? हमारा क्या कहता है? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, और क्या था? इन सेंटर। ये चारों सेंटर, सेंट्रॉइड का होगा इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर होगा। ये भी ऑर्थो सेंटर भी इनसाइड द ट्राइंगल, सर्कम सेंटर भी इनसाइड द ट्राइंगल, और इन सेंटर भी इनसाइड द ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में। और सबका पॉइंट एक ही होगा, सेम पॉइंट। जो पॉइंट सेंट्रॉइड का होगा वही ऑर्थो सेंटर का कहलाएगा, वही सर्कम सेंटर का कहलाएगा, वही इन सेंटर का कहलाएगा। और रही बात राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड का होगा इनसाइड द ट्राइंगल होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का होगा बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, और किस जगह पर होगा? जहाँ पे 90 डिग्री बनना होगा उस पॉइंट। ठीक, अच्छा, सर्कम सेंटर कहाँ होगा? सर्कम सेंटर कहाँ होगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के मिड में, हाइपोटेन्यूज के मिड में। और इन सेंटर कहाँ था? इनसाइड द ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे जैसे इन सब पॉइंट सेम थे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड और इन सेंटर सेम नहीं होगा, हो भी सकता है और किसी कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर कंडीशन में सबका पॉइंट सेम होगा। यहाँ पे इनसाइड द ट्रायंगल दो है तो दोनों पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही पॉइंट भी हो सकते हैं। एक पॉइंट कब होंगे? जब वो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा हो तब। जैसे बात कर रहे हैं इसमें, इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैंने इस पर मीडियन डाला तो इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। तो अब इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब ज़रूरी नहीं है ये एंगल बाइसेक्टर, ज़रूरी नहीं है एंगल बाइसेक्टर, ठीक। और अगर किसी ने एंगल बाइसेक्ट इस एंगल को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, लाइन से ही मान लीजिए बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये और ये बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट कंडीशंस पे बिहेव करेगा कि पॉइंट सेम होगा या अलग अलग होगा।
ठीक, लेकिन होगा ट्राइंगल के अंदर। समझ में आया बात? और वो पॉइंट क्या होंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे पॉइंट सेम ही होंगे। ठीक, ये वाली बात समझ आई? अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, बड़े दिन से मन था कि जो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था तो उसका जो फार्मूला बताया था क्या था? एक्स, बहुत लंबा फार्मूला था, मॉड के अंदर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 और ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। तो ये पूरा फार्मूला था मॉड के अंदर, जिसे मैंने तरीका बताया था 123 231 312। तो ये तो वो तरीका है जो हम एग्ज़ाम में करेंगे, मतलब बोर्ड में करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव वे में, कॉम्पिटिशन्स वे में, तो क्या करेंगे? स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग तो मत जाना। तो कंपटीशन में अगर आप दे रहे हैं तो क्या फार्मूला होगा? क्योंकि हमें टाइम कम होता है तो टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक बोले या फार्मूला बोले, तो वो फार्मूला क्या है, वो ट्रिक क्या है, चलो जानते हैं। वो ट्रिक है जिससे हम एरिया ऑफ पॉलीगन निकालते हैं। अब पॉलीगन का एरिया निकालते हैं मतलब समझे आप? कोई भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर, कोई भी हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, हेक्सागन कैसे बनता है 4 5 6, चाहे स्क्वायर हो यानी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, पेंटागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, चाहे कितनी साइडों का फिगर हो, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो उसकी एक ट्रिक है। तो भैया ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है क्योंकि ये भी सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन से मिलके क्लोज फिगर बना है, तो ये भी एक ट्राइंगल भी है, 3 साइडेड का है। ये जो पेंटागन है 5 साइड है, और ये हेक्सागन 6 है, और क्वाड्रिलेटरल 4 है। तो अब फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है, क्या है? राइट क्रॉस, मॉड के अंदर है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2। ये फार्मूला है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन निकालने का। अब क्या लिख दिया ये, तो ये समझ आएगा ये क्वेश्चन से। लेकिन ये फार्मूला क्या होगा? जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हों, पॉइंट दिए हों, किसके पॉइंट दिए हों, काय के पॉइंट दिए होंगे भाई? जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे किसी भी, जैसे अभी मैंने हेक्सागन दिया था, तो हेक्सागन जैसे मान लो मैंने पेंटागन बना रहा हूँ, तो पेंटागन में कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है, तो 5 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x5 y5, तो 5 कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो अब क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दूँ मैं, देखिए क्या नाम ले लें, कुछ भी दे देते हैं, मैंने ले लिया x1 y1, ठीक, इसे ले लिया x2 y2, इसे ले लिया x3 y3, इसे ले लिया x4 y4, इसे ले लिया x5 y5। अब फार्मूला क्या है? आप इसके कोऑर्डिनेट लिखिए, x1 y1 x2 y2, ये ट्रिक है, x3 y3 x4 y4 और x5 y5। कोऑर्डिनेट्स लिख दिए आपने सारे। तो अब आप क्या करेंगे? क्या फार्मूला था? राइट क्रॉस। राइट क्रॉस क्या होते हैं? ये वाले होते हैं राइट क्रॉस, ऐसे, यानी y1 इंटू x2, y1 x2 करेंगे, y2 x3 करेंगे, प्लस y2 x3, ये सब राइट क्रॉस हैं क्योंकि राइट साइड से क्रॉस हो रहा है। फिर y3 x4 प्लस y3 x4, फिर y4 x5 प्लस y4 x5। अब देखिए इसका तो कुछ है नहीं, तो बस यहीं तक रहेंगे। ये सब हो गए राइट क्रॉस। अब लेफ्ट क्रॉस क्या करेंगे? ये करेंगे x1 y2 प्लस x2 y3 ठीक, फिर प्लस, और प्लस क्या करेंगे हम? x3 y4 प्लस x3 y4, और फिर हम क्या करेंगे? x4 y5 प्लस x4 y5, ठीक, सब आ गए, x4 y5 तक सब आ गए। अच्छा,
एक बात और होती है इसमें, जैसे मेरा 5 पेंटागन था तो 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जब हम ये राइट लेफ्ट के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, तो हम 5 कोऑर्डिनेट की जगह 6 कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब 6 कोऑर्डिनेट कैसे कर देंगे भैया, 5 ही पॉइंट है, तो छठा जो हम लिखेंगे, देखो भाई हम यहाँ से घूम के नहीं आ गए, फिर हम फर्स्ट वाला लिख देंगे, तो x1 y1 लिख दिया। तो अब देखिए आपका एक एक क्रॉस और बढ़ा, कौन कौन सा बढ़ा, देखिए y5 x1 बढ़ गया, अभी यहाँ पे सिर्फ राइट क्रॉस में एक कम रह जा रहा था, एक कम रह जा रहा था ना, ये अकेला नंबर रह जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे साथ ये भी इंक्लूड हो गया y5 x1, हमने एक लिख दिया y5 x1, अब सारे इंक्लूड हो गए, अब ये वाला बचा है, अब यहाँ पे ये बचा, कौन सा, ये x1 y1, तो अब 5 जितने 5 कोऑर्डिनेट्स थे पाँचों इन्वॉल्व हो गए, अब y1 बचा, कोई बात नहीं, y1 इन्वॉल्व हो चुका है, तो अब हम फिर लेफ्ट क्रॉस भी एक बढ़ जाएगा हमारा x5 y1, तो प्लस x5 y1, तो इन सब का प्लस करके जो आंसर आएगा, मान लीजिए आंसर आया इन सब का प्लस करके x, और इन सब का प्लस करके जो आंसर आएगा, मान लीजिए आंसर आया y, उसे अपॉन 2 कर देंगे मॉड के अंदर, और जो हमारा आंसर आएगा x + y अपॉन 2, वो नेगेटिव हो मॉड की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो हमारा एरिया होगा इसका। ये तो था थ्योरी, अब ज़रा एक एग्जाम्पल ले लें तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे हम, कौन सा लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल हमें ज़्यादा भीतर से पता है। अब इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 3,6, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 1,4 इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने आपका मान लीजिए 5,6 5,3, 3 कोऑर्डिनेट ट्राइंगल के। तो अब तरीके उससे निकालेंगे, x1 फार्मूला लगा के निकल आएगा, x1 जो मेन फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो बोर्ड में लगाना है। अब इंट्रेंस या कंपटीशन में आ गया तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, वही अपना फार्मूला लगाएंगे, राइट क्रॉस प्लस लेफ्ट क्रॉस। तो उसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 3,6 एक कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो 1,3, फिर x3 y3 लिखो 5,3। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर पेंटागन था तो 5 की जगह 6 कोऑर्डिनेट लिख रहे थे, अब ट्राइंगल है तो 3 है, तो 3 की जगह 4 लिखेंगे। तो अब अगला कहाँ से लेंगे, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 3,6, तो 3,6 हम बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया, ठीक है। चलो, तो अब 3 की जगह 4 हो गया। अब फिर करेंगे अपने राइट क्रॉस, तो राइट क्रॉस क्या हो गया, 3 × 3 9 प्लस 1 × 3 3 प्लस 5 × 6 30, ठीक, ये राइट क्रॉस हो गए, बस इतना ही है। फिर 30, तो ये तो राइट क्रॉस हो गए, RC लिख रहा हूँ। अब लेफ्ट क्रॉस करेंगे, लेफ्ट क्रॉस कैसे करेंगे, 6 × 1 6, 3 5 15 और 3 3 9, 3 3 3 5 15, 3 3 9। तो अब देखिए 6 और 9 6 15 15 30 हो गए, तो ये लेफ्ट क्रॉस हो गए। पहली बार लेफ्ट क्रॉस का सम 30 आया, और इसका सम कितना आया, जल्दी बोलो, 12 और 30 कितने हो गए, राइट क्रॉस का सम कितना होगा, 12 और 30 हमारा 42, तो 42 इसका हो गया राइट क्रॉस का सम, और लेफ्ट क्रॉस का सम 30 हो गया। ये वाली बात क्लियर होगी। अब फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या है मेरा, एरिया ऑफ पॉलीगन का मॉड, जो ट्रिग वाला, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2 मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर 42 प्लस राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस, हाँ राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस करेंगे। तो अब 42 में से हम 30 माइनस करेंगे, तो सर बताओ जल्दी, 42 में से 30 गया कितना बचा, फटाफट। हाँ भाई, तो क्या होगा, राइट क्रॉस मेरा 42 है, लेफ्ट क्रॉस कितना है 30, तो 42 माइनस 30 अपॉन 2, तो इजिकल टू 42 में से 30 गया कितना बचा, 12 अपॉन 2 मॉड के अंदर, तो इज इक्वल टू मॉड के अंदर ही रहेगा 6। अब देखो मॉड के अंदर बाई चांस कोई कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव होता और मेरा आंसर नेगेटिव हो रहा होता, तो बाहर आके पॉजिटिव ही हो जाता, तो अंदर पॉजिटिव है तो बाहर आके पॉजिटिव ही होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई यूनिट नहीं दी होती, सेंटीमीटर मीटर पॉइंट दी होते हैं, इसलिए हम यूनिट लिखते हैं उसकी जगह। और अगर हम मेन फार्मूले से करते हैं इसके, वही अपना
एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, फिर क्लोज कर देते हैं। वहाँ भी मॉड इसी वजह से लगाया जाता है कि बाई चांस अगर निगेटिव हो रहा हो तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाए। तो 6 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो ये तो ट्रिक से होते हैं। कौन सी ट्रिक है? राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस। अच्छा, बोल्ड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए अपना आंसर। अगर इस फार्मूले से आपने बोल्ड में कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको क्वेश्चंस कैसे करना है? आपको क्वेश्चंस करना है तो उसी फार्मूले से जो आपकी किताब में एरिया ऑफ ट्राइंगल का अकॉर्डिंग। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट वहाँ करेगा जब आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में होंगे और आप अपने बोर्ड में आपका आंसर डाउट हो रहा है कि मेरे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है वो शायद गलत है, तो आप वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए इसे फटाफट लगा सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत। तो बस इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो 3 है तो 4 लिख लेने, मतलब फर्स्ट वाले को 2 बार लिख लेना है जो आपने फर्स्ट पे लिखा है। उसके बाद राइट क्रॉस का सम कर लेना है, इसी तरह लेफ्ट क्रॉस का सम कर लेना है, फिर राइट में से लेफ्ट क्रॉस माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आई ना बात? चलो, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो आखिर में हम इस जितना हमने देखा है सेंटर्स में, तो उसे एक टेबल की फॉर्म में हम लोग याद रख लें तो हमारे लिए बेहतर है। तो क्या याद रखना है? उसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। मतलब ये है कि सेंट्रॉइड अगर कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे राइट हो, चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे एक्यूट हो, सब में इनसाइड द ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सर्कम सेंटर जो है वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड मिलेगा, ऑब्ट्यूस में आउटसाइड मिलेगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का मसला आ जाता है ना, तो हाइट का मसला, इसलिए ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस में क्या मिलेगा? आउटसाइड मिलेगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल मिलेगा। अच्छा, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या मिलेगा? सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा मिलेगा वो हाइपोटेन्यूस पे मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूस पे। ठीक है। अच्छा, अब इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर भी इसकी तरह होगा, सेंट्रॉइड की तरह, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो तो इनसाइड मिलेगा। और रही बात हमारा ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर जो है उसका हमारा सेम एज दी सर्कम सेंटर होगा। एक्यूट में इनसाइड, ऑब्ट्यूस में आउटसाइड, राइट में हाइपोटेन्यूस पे। ऑर्थो सेंटर हमने देखा भी था कि ऑब्ट्यूस में आउटसाइड आ रहा था, क्यों? हाइट की वजह से। क्योंकि अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो तो सर्कम सेंटर में भी हमें एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, और क्या नाम है, ऑर्थो सेंटर में भी हम यही काम करते हैं। तो अब ऑर्थो सेंटर में भी परपेंडिकुलर आता है और सर्कम सेंटर में भी परपेंडिकुलर आता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अंदर तो कहीं होगा नहीं, तो आउटसाइड होगा। इसी तरह इसके अंदर तो कहीं होगा नहीं 90 डिग्री, तो इसका भी आउटसाइड बनेगा। तो इसलिए पॉइंट हमारा 2 आउटसाइड है, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली हम आउटसाइड ले लेते हैं पॉइंट। तो इसलिए ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर आउटसाइड आता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता है इसके लिए। तो ये वाली बात समझ आ गई कि किसका इनसाइड मिलेगा, किसका आउटसाइड मिलेगा। तो ये वाली बात भी जान लें तो बेहतर। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि अब याद कैसे रखें कि किसका कैसे मिल रहा है। तो देखो, ऐसे याद रखना है कि मतलब सेंट्रोइड हमें मीडियन से मिल रहा है, ठीक, सर्कम सेंटर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिल रहा है, इन सेंटर हमें एंगल बाइसेक्टर से मिल रहा है, और जो हमारा क्या बचा ऑर्थो सेंटर हमें एल्टीट्यूड से मिल रहा है। तो इसे याद करने का तरीका ये है, ये सेंट्रोइड हो गया। अच्छा, और ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, और ये हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है। तो माई पेरेंट्स आर एलियंस। है नहीं यार किसी के भी, ना मेरे ना आपके, लेकिन मान लेते हैं, ये ज़रा माना हुआ तरीका है कि माई का मतलब मीडियन, मीडियन से। तो सेंट्रोइड हमें
मीडियन से मिलेगा। पेरेंट में पी आ रहा है यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर मिलेगा। ए आर आ रहा है, ए से क्या नाम है, इन सेंटर, ए से आर आ रहा है तो एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब इन सेंटर मिलेगा, ठीक है। और एलियन में ए एल आ रहा है तो एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर से मिलकर बनेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इतना बहुत ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, ये हमें पता है बातें तो बहुत है हमारे लिए। अच्छा, अब एक बात हम लोगों को इतना पता हो गया तो ये हमारे लिए इनफ है। तो ज़रा एक बार इसे गौर से देखो, जो मैंने अभी पढ़ाया है इसे थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखो फटाफट, चलिए। तो देख लिया, तो सब समझ आया ना कि बस कहाँ पे आउटसाइड बनना है, दो जगह पे आउटसाइड बनना है। कहाँ पे आउटसाइड बनना है हमारा, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में, वो भी कब, जब हमारा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर देखो ऑर्थो सेंटर निकालना है तो इसका देखिए ऑर्थो सेंटर के लिए एल्टीट्यूड ये डाला है मैंने। अब इसका भी एल्टीट्यूड देखो भाई, इस पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री डालूंगा तो अंदर तो नहीं आना है, बाहर ही आना है, बता चुके हैं पहले। ऐसे इस पॉइंट से डालूंगा तो बाहर की तरफ आएगा। अब रही बात ये दोनों तरफ एक्यूट है तो इसका मैं यूँ डाल सकता हूँ जैसे डालते हैं हम। तो इसका एल्टीट्यूड मैंने ये डाला, मान लीजिए ये इस तरीके से गलत हो गया थोड़ा, ये यूँ आएगा पॉइंट, इस तरीके से जाएगा। तो ये एल्टीट्यूड से मिलने वाला, ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया। अच्छा, रही बात सर्कम सेंटर की, तो ऑब्ट्यूस एंगल में सर्कम सेंटर कैसे होगा वो भी देख लो एक बार। अरे मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लिए ए बी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा तो यूँ जाएगा, बी सी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा तो मान लीजिए यूँ आया, ठीक है। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इक्वल। अब ए सी का मैंने करा तो मान लीजिए यूँ आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री बनाया, तो इसका भी आउटसाइड मिला। तो आउटसाइड मिला ना, तो सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर में ऑब्ट्यूस एंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल, हमारा पॉइंट मिलेगा। यानी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल कब होगा, जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कहाँ कब इनसाइड होगा, कब आउटसाइड होगा, टेबल में हमने बताया। तो बस इतना बहुत है सेंटर्स के बारे में, इनफ। अगले टर्म में हम लोग सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।